अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहराए के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा, कराची शहर में 2 JIT रिपोर्ट्स जेर बहस हैं और ये अफसोसनाक बात है क्योंकि उम्मीद यही कर रहे थे ना सिर्फ कराची के शहरी लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहरी कि जब ये रिपोर्ट नुमाया होगी होगी तो जो कुछ लियाई में हो रहा था 2009 से 2013 तक वो तल्ख हकीकतें मंजरे आम पर आ जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट जिसमें JIT के 6 अरकान ने दस्तखत किए हैं जिनमें वफाकी हुकूमत और रियासत के नुमाइंदों का दस्तखत है और साथ में सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो नुमाइंदे थे JIT के तरफ से उनके 20 सिग्नेचर्स हैं। वो सूबाई नुमाइंदे कौन हैं? एक रुकन है स्पेशल ब्रांच का, दूसरा रुकन है CTD का। लेकिन जो वफाकी वजीर मैरिटाइम अफेयर्स अली जैदी साहब को रिपोर्ट मिली है उसमें सिर्फ 4 अरकान के दस्तखत हैं, हालांकि वो भी आखिरकार JIT की अक्सरियत है और उसमें तमाम सियासी शख्सियात की फहरिस्त है। शिराजी साहब, सबसे पहले उस रिपोर्ट पे जरा शुरू करते हैं सर। उसमें नाम है आसिफ जरदारी का, फरियाल तालपुर का, शर्जील मेमन का, जुल्फिकार मिर्जा का, कादिर पटेल का, यू नेम इट सर, एंड इट्स इन द रिपोर्ट्स। लेकिन अभी इससे पिछले प्रोग्राम में शैला रजा साहबा का बयान आपके सामने है सर। चौधरी जाफर इकबाल साहब भी यही बात कर रहे थे। JIT रिपोर्ट एक ही होती है जो मुस्तनद है, जो ऑथेंटिक है और वो है जिसमें सबके दस्तखत हैं। ये इस कंट्रोवर्सी को पहले ब्रिज करते हैं शिराजी साहब और फिर आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? मेरा ख्याल में जब हम फ्राइडे को अपना शो किया था तो आपको याद होगा कि साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब से भी हमने इस मामले पे गुफ्तगू की थी और जो वहाँ से हमें एक चीज़ सुनने को मिली या जो हमें लगा कि एक बड़ी लॉजिकल बात है वो यही है असद। एक तो ये है कि ये सारे केसेस इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये JIT रिपोर्ट वहाँ पे पेश की गई है और वहाँ इससे कुछ रहनुमाई भी ली जा रही है। तो पहले तो हमें देखना ये होगा कि अदालत में कौन सी JIT पेश की गई और क्या अदालतें किसको यूटिलाइज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में कानूनी और आइनी हैसियत उस JIT की बनती है कि जो इस वक्त अदालत में पेश हुई या फिर अदालत जिसकी बुनियाद पे किसी किस्म के कोई अहकामात जारी कर रही है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। और दूसरा मेरे ख्याल में जो लिटमस टेस्ट होगा वो ये होगा कि इस वक्त अली जैदी साहब ये JIT एक दूसरी लेके आए हैं जो बहरहाल पहली JIT से जो सिंध हुकूमत की उससे कदरे मुख्तलिफ है और उसके अंदर जो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो किरदार हैं जिनका पहली JIT के अंदर कोई जिक्र नहीं है, जिसमें जरदारी साहब भी हैं, जिसमें टप्पी साहब भी हैं, जिसमें कायम अली शाह साहब भी हैं, जिसके अंदर पटेल साहब भी हैं और पता नहीं और कौन कौन से फरियाल साहबा का नाम भी है। तो मैं समझता हूँ कि अब बुनियादी तौर पर वो जो JIT देने वाले हैं अली जैदी साहब को वो तो एक नामालूम शख्स हैं, लेकिन जो अली जैदी साहब का इस वक्त इस्तदा है अदालतों से वो ये है कि सारे मामले के ऊपर स्लो मोटिव लिया जाए। तो अगर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अदालतें या बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर अज़खुद नोटिस लेती है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस दूसरी JIT की कोई ना कोई एक हैसियत बन पाएगी, वरना तो मुझे ये एक फसाना लगेगी और लगता ये है कि फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को डिफेम करने के लिए इसका इस्तेमाल तो अपनी जगह पे नज़र आता है, लेकिन इससे बढ़ के इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा असद कि आने वाले दिनों में अदालतें कुछ यकीनी तौर पे मीडिया के ऊपर सारी डिबेट को सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं। अगर वो समझती हैं कि मफाद आमा के अंदर इस JIT के मामले को अज़खुद नोटिस के तहत टेकअप किया जाए और देखा जाए तो फिर तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि अली जैदी साहब का ये जो फसाना है ये फसाना रहेगा, इसमें कोई और ज़्यादा हमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या कुछ होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से देखता हूँ शिराजी साहब, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर मैरिटाइम और अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया जैदी साहब शो में शामिल होने का। ये बताइएगा जनाब, जो फिलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक JIT रिपोर्ट में 6 अरकान का दस्तखत हैं, जो आपकी JIT रिपोर्ट जो आपने नुमाया की उसमें 4 अरकान के सिग्नेचर्स हैं। क्या हम फिर भी ये कह सकते हैं अली जैदी साहब कि ये रिपोर्ट भी ऑथेंटिक है, क्योंकि
जीआईटी के अराकीन की अक्सरियत के सिग्नेचर्स हैं इस पे, और जो भी इस रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो 6 अराकीन वाली रिपोर्ट की उतनी ही होगी, बराबर होगी। किस तरह देखते हैं जनाब? जो जीआईटी रिपोर्ट जिसमें 4 सिग्नेचर्स हैं, उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्राइम्स सारे डिस्क्राइब किए गए हैं और पार्ट 2 के अंदर उसको नाम क्रिमिनल्स के डिस्क्राइब किए हुए, इसलिए इसको उस वक्त रिलीज किया जाएगा जब ये व्हाटएवर सीक्रेट रखा जाएगा। जो भी मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि दोनों जीआईटी रिपोर्ट, दोनों उन्होंने जो रिलीज किया वो भी ठीक है, और जो ये भी ठीक है। इसमें सिर्फ सिग्नेचर नहीं हुए 2 पुलिस वालों के। अब उनको इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहा हूँ कि जी बुला के पूछने सबको, खत्म हो गया मसला, एंड द स्टोरी। अली ज़ैदी साहब बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर पूछना चाहिए, और क्योंकि सिंध के आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन अब जेटी के बारे में जो बार बार बात की जा रही है, को पहली हो या दूसरी हो, कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का किरदार तो बड़ा स्टैब्लिश्ड है और वो पब्लिकली उज़ैर बलोच को ओन भी करते रहे हैं। तो मैं बात करूंगा इमरान खान साहब के नैरेटिव की, कि जब 2014 में धरना दिया गया तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा यही था कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम आया है, जब तक ये इल्ज़ाम आप पे है तो आप इस ओहदे से हट जाइए, जब आप पे इल्ज़ाम गलत साबित हो तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, तो कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आज क्या पीटीआई का वही एक बयानिया है कि जीडीए के वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया है कि वो बेगुनाह लोगों के किलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उन लोगों को तहरीक इंसाफ से बहरहाल अपना इत्तेहाद अलग कर लेना चाहिए, और जब उनसे इल्ज़ाम हट जाएगा तो दोबारा इत्तेहाद में आ जाए? तो क्या कहेंगे सर, कुलिया इनके लिए भी वही है जो नवाज शरीफ के लिए था, या आप कानून और कायदे बदल गए हैं? अच्छा जी, माजरत के साथ आपने शायद अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही दे दिया। फहमीदा मिर्जा का तो उसमें नाम नहीं है, जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम है। तो जुल्फ़िकार मिर्जा का फहमीदा मिर्जा टीवी पे आ चुकी हैं और वो कह चुकी हैं कि कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में हम डिफेंड करेंगे। तो शी इज ऑन रिकॉर्ड से, उन्होंने तो रिकॉर्ड पे कह दिया, कल टीवी के ऊपर परसों थी, कोर्ट में जाएगी, हम कोर्ट में, हमसे कोर्ट बुला के पूछेगा, हम जवाब देंगे। इससे ज्यादा क्लियर और क्या कोई बोल सकता है? और फहमीदा मिर्जा का तो नाम नहीं है ना, क्या जुल्फ़िकार मिर्जा का है, तो वो उन्होंने कह दिया कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगी, खत्म। Okay. अच्छा, साथ में अली ज़ैदी साहब, इससे पिछले प्रोग्राम में शैला रजा साहिबा थी और जाफर इकबाल साहब थे, और जब इस जीआईटी रिपोर्ट का जिक्र हुआ तो दोनों एक हद तक मुतहद थे ये कहते हुए कि ये रिपोर्ट एक लिफाफे के जरिए आई, किस तरह आई, कहाँ से आई। तो इस हवाले से सर क्या कोई हमें क्लैरिफिकेशन ये क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट? मेरा ख्याल है मेरे घर पे लिफाफा वही छोड़ गया जो कि बेनजीर भुट्टो की विल छोड़ गया था इनके पास। इसलिए तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ वेरीफाई कराने। उनको बोले वो भी कोर्ट में ले आए विल और बताएं कि किस लॉयर के सामने बेनजीर भुट्टो शहीद ने लिखी थी और कि उनकी सिग्नेचर है, उनकी हैंडराइटिंग है कि नहीं है। पूरी जमात खड़ी करके पूरी हुकूमत खड़ी कर दी उन्होंने एक विल पे जो किसी ने देखी नहीं है। मैं तो पब्लिक नहीं हूँ, पब्लिक करके बैठा हूँ कि चलें जी कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत। नहीं सर, वो आप बिल्कुल हमारे वो विल तो बेतहाशा कंट्रोवर्शियल है, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अपना बयानिया दुरुस्त करना चाहिए। फॉर आर क्लैरिटी सर, जो इस जीआईडी रिपोर्ट की जब बात होती है तो वो आपने अपने पास रिसीव किया अपनी रहायश पे, ऐसा ही है? मेरे घर पे आज से कोई 3.5-4 लोग हैं। जब हम वजीर नहीं थे ना तो 20-25 खत ऐसे ही आ जाते थे, उसमें से बहुत सारे हम ट्रैश कर देते थे, बहुत सारे हम जो कुछ कर सकते थे। अब हम वजीर बन गए तो अब तो खैर बहुत ही आते हैं, 200-250 लेटर आते हैं, नौकरियों के भी आते हैं, कंप्लेंट्स के भी आते हैं, सब कुछ आता है। मैंने तो खुद, जब मैं वजीर बना तो मैंने तो खुद एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, anti-corruption@gmail.com, जो कि मैं खुद चेक करता हूँ, और एक 03,0082234 का नंबर भी मेरे पास है। किसको भी अगर कोई इरेगुलरिटी नजर आए कहीं भी वजारत में, कोई सजेशन देना हो हमें दे दे। बहुत सारे एनोनिमस आते हैं, बहुत सारे नाम के साथ लिख के भेजते हैं। तो जो सीरियस एलिगेशन को इस तरह की चीज होती है, आई चेक। अब तो अपनी वजारत के अंदर पहले मैं तो पढ़ के परेशान हो गया, तो इसलिए मैं कोर्ट चला गया था। अक्टूबर 2017 में मैं कोर्ट में गया था सर, दैट्स 2.5 years ago। तो बल्कि 2.5 साल, जनवरी 2020 जनवरी 28 2020 को कोर्ट ने फैसला किया कि जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया, और जीआईटी रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने बनाई थी, और ये पड़ी सिंध होम डिपार्टमेंट के पास थी। अगर फेडरल के पास पड़ी होती तो हम निकाल सकते थे, मैं और कर चुका होता पब्लिक। ये तो सारी सिंध ने बनाई और सिंध के पास पड़ी हुई थी। तो अब मुझसे सवाल तो ये पूछना चाहिए, देखें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है 2013 के कुछ टिवाना केस का,
कि वो ये कहता है कि ये ना देखें कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये देखें कि इंफॉर्मेशन कह क्या रही है। एक हजरत अली का बड़ा मजे का कॉल है, ये ना कहो, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये तो बड़ा सिंपल, वो देख लेना, उसको वेरीफाई करके बता दें, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन जब तक है, जब 4 लोगों का, इतने बड़े होतेदारों का साइन हुआ है उसके ऊपर, बुला के पूछ लेंगे, तो इशू ही खत्म हो गया। इन कैमरा पूछना, पब्लिक नहीं पूछना चाहते। तो मैं तो बड़ा, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी को डर यकीन नहीं है तो फिर हम किधर जाएं? JIT से हट के क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो सियासत के अंदर तशद्दुद पे यकीन रखती है, और इस जमात को कोई मिलिटेंट विंग भी है, और आपके ख्याल में अभी तक वो मौजूद है? और आप क्योंकि कराची के रहने वाले हैं, तो आपको लगता है कि कुछ और जमातें भी हैं कि जिनके बाहर कुछ मिलिटेंट विंग है और अब तक ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, कराची के अंदर 100% MQM का मिलिटेंट विंग था, और अल्ताफ हुसैन मरवाता था, और साउथ अफ्रीका से भी आते थे। 100% पीपल्स पार्टी का ये पूरा सबसे पहले मिलिटेंसी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और दहशतगर्दी और टेररिज्म और लाया ही पीपल्स पार्टी था 1981 में जुल्फिकार का जहाज अगवा करके, PIA का जहाज अगवा करके। वो कौन लेके आया था? बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जी उनका राइट था कि वो ज़िया-उल-हक से लड़े जमहूरियत के लिए, लेकिन अपने ही मुल्क का जहाज अगवा करके काबुल ले जाना, ये कोई कौन लेके गया था? पीपल्स पार्टी के ही लोग थे ना वो। नाउ अब आपने जो बात की है, देखिए एक दुनिया का एक निज़ाम है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सजा और जजा, तो उसी के ऊपर कानून बनता है। अगर सजा और जजा का निज़ाम ही ना हो तो फिर कानून ही कोई ना हो, फिर तो फ्री फॉर ऑल है। ये तो इंसान की जिंदगी में भी मरने के बाद सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है, और दुनिया के अंदर जो काम करते हैं उसमें भी सजा और जजा का। मुझे बताइए कि वो जो सौलत मिर्जा था, वो मरने से पहले उसकी एक वीडियो रिलीज हुई थी, उसने किस किस के नाम लिए थे उस वीडियो में? वो गवर्नर उस वक्त जो थे सिंध के, जो दुबई में अयाशी कर रहे हैं, उनका नाम था, उसने लिया। वो बाबर गौरी का नाम लिया, वो ह्यूस्टन पहुंचे में है और सारा पैसा वैसा लेके। अब उसको तो फांसी हो गई, ठीक है जी, उसने बड़े मर्डर किए थे, कत्ल किए थे, और जो भी था फांसी हो गई। जो जिसके वो नाम, जो एडर्स एंड एबेटर्स थे, जो उसको पॉलिटिकल कवर देते थे इन सारी चीजों को, जो उसकी प्रोटेक्शन करते थे, जो उससे ये काम करवाते थे, वो अयाशी से घूम रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव के कौन है। देखें, आपको ये बड़ा क्लियर, अगर इस मुल्क में आगे बढ़ना है और अच्छे लोग आप चाहते हैं सियासत में आए, यहाँ तो इलेक्शन लोग लड़ने से डरते हैं, तो आप क्रिमिनलिटी को पॉलिटिक्स से आपको अलग करना पड़ेगा। क्राइम शुड नॉट पे। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्राइम इज बीइंग पेड। अभी आप बताएं, वो शुगर की रिपोर्ट जो अभी हमने की है, हमने भी हुकूमत में की, बड़े टफ फैसले किए। उससे पहले ओमनी ग्रुप की जो JIT बनी है, अब आप उसमें क्या नहीं लिखा हुआ, प्रूफ लिखे हुए हैं, बैंक अकाउंट्स लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, लगाए हुए हैं कि जी इतने इतने पैसे जमा हो गए लोगों के पास, जो ठेले वाले थे बेचारे, और छोटे फालसे वाले, और पता नहीं कौन कौन। तो ये किधर से पैसा आ गया? एक साहब नून के मेरे साथ एक टॉक शो में बैठे थे, राना सनाउल्लाह साहब, उनसे मैंने कहा जी मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, अगर मुझे ये समझा दें कि शहबाज शरीफ के मुलाजिम के अकाउंट में, जिसके 18,000 रुपए तनख्वाह है, 450 मिलियन रुपए कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा जी मेरा मुलाजिम, मेरी मर्जी, मेरे पैसे। मतलब ये उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि जी मेरा मुलाजिम है, मेरे पैसे जहाँ से है। ना वो मनी ट्रेल की बात समझते हैं, ना मनी लॉन्ड्रिंग की बात समझते हैं, ना सोर्स ऑफ फंड समझते हैं। वो कहते जी पैसे मेरे, मेरा मुलाजिम है, मैंने उसको बोला अकाउंट खोलो, मैंने अपने पैसे वहां रखवा दिए, इससे आपको तकलीफ क्या है? अगर ये कॉन्सेप्ट एक इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन का होगा जो नेशनल असेंबली में बैठा है, और पिछली असेंबली में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ लॉ थे मौजूद, आप कैसे समझते हैं कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है? देखिए, दुनिया के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम खत्म हो गया, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के अंदर या जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसमें क्राइम, लेकिन अगर पकड़े जाएं कोई एक, इस जो ये उज़ैर बलूच की JIT के अंदर इंकशाफात हैं, आप मेरी वाली छोड़ते उनकी वाली पकड़ लें, उन्हीं की वाली पढ़ ले चले जिसमें 6 सिग्नेचर हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पुलिस वाले लगवाता था? हमें हाथ कोई सर्वाइव करेगा सर? ठीक, इसी पे साहब, ये जो दो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आप मुंतखब नुमाइंदे हैं और कराची शहर ने भरपूर वोट भी दिया है तहरीके इंसाफ को, जो सारे नाम हैं, बेशक आप 4 अराकीन वाली रिपोर्ट को ले लें, जरदारी साहब का नाम है, फरियाल तालपुर साहिबा, जुल्फिकार मिर्जा साहब, कादर पटेल साहब, शर्जील मेमन साहब, एक तफसील फहरिस्त है। तो अब आपने अमल किया है कि इन तमाम लोगों को अब कटहरे में खड़ा किया जाए,
कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? क्या पीटीआई का कोई इस पर एसओपी है कि अब हम आगे बढ़कर क्या कुछ करेंगे ताकि एक हद तक ये वाला भी एहतसाब हो सके? इस जीआईटी रिपोर्ट के बाद क्या होगा? देखिए, दो चीजें। नंबर पहली बात यह है कि उजैर बलोच साहब का एक बयान हल्फी भी है 164 के अंदर, जो कि आपका ये साउथ में डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची के मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम इस मुल्क में यह है कि 3,000 रुपए लेके अगर कोई ऐसे तो किसी के खिलाफ बकरी चोरी करने की एफआईआर काट रहे, उसको तो उठा के आप 2-2, 3-3 साल जेल में फेंक देते हैं, उसका केस नहीं लगता। लेकिन यहाँ जेआईटी, जिसमें पाकिस्तान के टॉप इदारों के डायरेक्टर लेवल के लोगों ने साइन किया हुआ हो, उसको कहते हैं जी इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, और ये मैं कैबिनेट में भी बात की और मैं हर जगह करने लगा हूँ, वाई वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी? ये जो सारी जीआईटी बनती है, इसमें करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के लगते हैं, डिटेल्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और अगर आप ये जीआईटी बना के अगर आप उसकी वही ना करें तो मैं व्हाट्स द बिग डील? फिर तो आप करें कुछ ना। मैं ये चाहता हूँ कि ये सुप्रीम नोटिस ले, नहीं लेगा मैं जाके पिटिशन करूंगा, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि मेरी पिटिशन को उन्होंने एक्सेप्ट करना है नहीं करना। मैं अपने तो काम पूरा करूंगा ना जी। इंसान के हाथ में, हमने सीखा है इमरान खान से, इंसान के हाथ में नियत और कोशिश है, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में। We will do what we have to do, what is the right thing to do is. अली ज़ैदी साहब, सुप्रीम कोर्ट, मेरा तो कोई नाम, मेरे तो कोई पैसे नहीं खा के भागा हुआ, लेकिन मेरे मुल्क में मेरे लोगों के साथ जुल्म हुआ है, और उस जगह जुल्म हुआ। लियारी इतनी खूबसूरत जगह थी और इतने खूबसूरत लोग थे। मैं आपको गारंटी करता हूँ उस 16 यूनियन काउंसिल में लियारी के अंदर इतना बड़ा हुआ इलाका है, आपको वहां से पाकिस्तान के टॉप स्पोर्ट्समैन मिल जाएंगे। लेकिन आपने तबाह कर दिया, पूरी जनरेशन उठा के, जैसे कराची के अंदर उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब ने की, वैसे यहाँ इन्होंने जरदारी साहब ने यहाँ से कर। सो ये कब तक हम, ये जो एवोल्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी का, इट कॉल्स फॉर दिस कि जी आप सजा और जजा, या फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करें ना, जो नेल्सन मंडेला ने किया। अब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला वंस ही गॉट टू पावर, उसने सजा देने के बजाय उसने 11 साल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए। हर आदमी आके अगर एक्सेप्ट करता था, अपने क्राइम्स एडमिट करता था, माफी मांगता था, पता तो चले कि एक कोई ब्रेक तो लगे ना। यहाँ तो क्रिमिनल्स आर गेटिंग अवे, वो असेंबली में बैठ के बजट में तकरीरें कर रहे हैं जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे बने हुए हैं। अली ज़ैदी साहब, क्या अगर दीगर जमातें इस पे एग्री करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस इमरान खान साहब, वो तो कहते हैं कि वो चोरों को नहीं छोड़ेंगे, और आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर दीगर जमातें राजी होती हैं तो तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बिल्कुल आए, अपने क्राइम्स को एडमिट करें और उसके बाद आपको माफी दे दी जाएगी? देखिए, मैं तो आपको मैं तो प्रपोज कर रहा हूँ वेज आउट, या सजा और जजा करें, या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो हम फतेह मक्का पे भी हुई थी ना, वरसारों को तो वरना तो वहां मार देते। उन्होंने कहा जो इस्लाम कबूल के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की वो मिसाल है। तो आपकी तारीख में ये मिसालें हैं, हमेशा हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं शुरू करने लगा चाहता कि वो जाए, कत्ल गारत नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ, मेरा क्या कि आप एक पता तो चले कि कौन इन्वॉल्व था, क्या क्राइम हुए हैं, लोगों को इंसाफ मिले। कुछ जो बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोग जल गए, वो आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई किधर है हमाद सिद्दीकी, किधर है वो लोग, वो अनीस खानी का नाम भी उसमें, मतलब हो सकता है कि सब गलत हो, बट कोई इसकी क्लोजर तो हो ना। उनको तो पता ही नहीं है। वहां तो लिखा हुआ है बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी उठाने चले, उसमें लिखा हुआ है कि जेआईटी की रिकमेंडेशन है कि ये आपका जो एफआईआर है, आप पुलिस को गलत उसने फैसले किए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके दोबारा एफआईआर करनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ फियर एंड फेवर से निकल जाए, पॉलिटिक्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग में आए। सही। लेकिन ज़ैदी साहब, आपको क्या लगता है, अदालतें सबूत मांगती है, किसी स्टेटमेंट या किसी बयान की बुनियाद पे किसी को सजा सर नहीं दी जा सकती? आप बेहतर समझते हैं। और अगर स्टेटमेंट की बुनियाद पे सारे मामला तय हों तो फिर जो साबिक एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब
वो भी एक वीडियो पैगाम के अंदर कन्फेस कर गए कि उनके पर दबाव था, उस दबाव के नतीजे में उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ एक फैसला दिया। तो फिर आपको लगता है कि उस फैसले को भी कलअदम हो जाना चाहिए? तो वो एविडेंस कहाँ है सर, जिसकी बुनियाद पे आप आसिफ जरदारी साहब हों, फरियाल टालपुर साहबा हों या कोई और हो जिनको सजा दी जाए? सर एविडेंस तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की पता नहीं 6 या 7 मेंबर की बेंच ने नवाज शरीफ के ऊपर फैसला दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सिसिलियन माफिया की तरह ये मुल्क चलता रहा है, ये उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद वो JIT बनी। अब वो जज साहब जो हैं, वो जो भी अगर उन्होंने कहा है जो नहीं कहा, मैं तो वो तो फिर जस्टिस कयूम की भी निकाल लें जो शहबाज शरीफ के साथ फोन कॉन्वर्सेशन है कि बेनजीर के साथ क्या करना है। देखें, वी हैव टू गो, हमने तारीख से खोल के वर्क अपने पेजेस और ये चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है, वरना सारी जिंदगी कोई और आके भी यही मिसालें देके आगे। एक जब तक आप ये नहीं करेंगे सजा और जजा का सिस्टम, इररिस्पेक्टिव, मैं कभी भी इसके ऊपर नहीं हूं कि किस ओहदे पे कोई बैठा हो या किस रंग के कपड़े पहने हो या काला कोट पहना हो। देखें, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। बल्कि जो आप जो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, जैसे मैं हूं आज, अल्लाह ताला ने या माँ बाप की दुआ से मैं 4 इलेक्शन हारा, उसके 5 जीता, आई डिडंट गिव अप। यहाँ आया, खान साहब ने समझा कि मैं वजीर बनने के काबिल हूँ। मेरे लिए बार बहुत ज्यादा लो होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करनी है। आम आदमी, बिजनेसमैन पता नहीं क्या क्या चीजें कर जाता है। हम जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या पोजीशन ऑफ पावर में हो, पब्लिक सीक्रेट, पब्लिक ट्रस्ट जिनके पास हो, हमारे लिए तो बाहर में जगह ही नहीं होती है। हमें तो पब्लिक सर्विस करने हमें देना है, नॉट टू लूट दिस द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं किसी एक को तो आई एम नॉट पिकिंग एंड चूजिंग, आई एम सेइंग अक्रॉस द अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन अलीज़ादी साहब, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान साहब किसी ज़माने में 18वीं तरमीम को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे इदारे डिज़ोल्व हो के सूबों की तरफ चले गए, बहुत अच्छा हो गया, अब वहाँ पे नीचे सतह पे इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आप जब वफाक में हुकूमत में आए हैं तो आप इसके मुखालिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक तो वजूहात बताइए कि खास वजह क्या है सर, कि अब आपको लग रहा है कि इसमें कुछ खामी है जिनको दूर होना चाहिए? मैं सर बिल्कुल भी मुखालिफत 18वीं तरमीम की नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सिर्फ एक किताब है जिसका नाम कुरान शरीफ है, जिसमें चेंज नहीं हो सकती। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन सारी की सारी बनी हुई इंसान की है। मुझे पता है 18वीं तरमीम या 18th अमेंडमेंट 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उससे पहले 17 तरमीम में हुई, फिर 18वीं तरमीम आई ना। तो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और आप वक्त के साथ साथ इसके अंदर प्लस कर सकते हैं। हम तो इसमें डिबेट करने की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे बेहतर करके किस तरह बेहतर कर सकें कि और डिवॉल्व कर दें पावर। मैं तो कहता हूँ उसी लेवल तक डिवॉल्व करें पावर। वी आर ऑल इन फॉर इट, लेकिन कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करें, वरना तो अच्छा तो नहीं बनाने में हम हर जगह के हर। और आपके ख्याल में अलीज़ादी साहब, आपके ख्याल में जो NDMA के चेयरमैन ने इसके ऊपर कंसर्न शो किया, आपका ख्याल है वो भी बड़े जायज और दुरुस्त है? क्योंकि उनका कहना है कि 18वीं तरमीम की वजह से मरकज और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, वो प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं। उन्होंने अगर बात भी की, मैंने तो उनका बयान नहीं सुना, आप कह रहे हैं तो मैं आपसे बात मान लेता हूँ। अगर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम की वजह से अगर वो सूबे और मरकज में एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली वो देख रहे हैं कोविड की। अब हमने इतनी चीजें दी हैं सिंध हुकूमत को, हालांकि हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, हमने इतनी चीजें उनको दी हैं, उसके बाद भी अगर वो शेयर करते हैं कि मैं वफाक से कुछ नहीं मिला, भाई आपको वफाक से एनएफसी वोट से आपका ये अपना काम है। अगर वो कहते हैं क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो मैं खुद डाल रहा हूँ इधर ही सर, क्योंकि वक्फा लेना होगा। वफाकी वजीर अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। जैसे आप जानते हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से मुकाबला हो रहा है, और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में। हालांकि 5000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक के बाद। वजीर प्लानिंग असद उमर साहब का कहना है कि डेथ रेट में 28% कमी आई है।
जनाब शराजी साहब, किस तरह देखते हैं जनाब, जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है कोविड-19 को, उस पर आपको मुख्तलिफ जराए से ये पता चल रहा है कि शायद टेस्टिंग में भी कमी हो रही है और पिक्चर उस तरह की नहीं है जो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे वाजे कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, असर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि हॉस्पिटल्स के अंदर प्रेशर वो नज़र नहीं आ रहा जो ईद के फौरन बाद नज़र आ रहा था। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी कम हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त तादाद शुमार दिए जा रहे हैं उसके पीछे दो अवामिल कार फरमा है। एक तो ये है कि जो टेस्टिंग एबिलिटी है उसको हरगिज़ नहीं बढ़ाया गया, और अगर वो बढ़ाया भी गया तो उस लेवल पे टेस्ट नहीं हो रहे थे। अगरचे कहा यह गया था हुकूमत की जानिब से कि जून के अख्ताम तक शायद ये 50,000 1 लाख तक चले जाएंगी टेस्टिंग एबिलिटी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। अभी भी 24-25 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मरीजों की वो तादाद सामने नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग अब अवॉइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे, बल्कि अपने घरों पे ही रह के वो इस मर्ज का इलाज या मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमें NCOC की जानिब से अदाद शुमार रोज़ हमसे जो शेयर मीडिया से किए जा रहे हैं, अब उसके अंदर भी इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि कितने लोग हैं कि जिनकी हॉस्पिटल्स के अंदर डेथ हो रही है, और कितने लोग हैं कि जिनके हॉस्पिटल से बाहर घरों के अंदर डेथ हो रही है इस कोरोना वायरस को लेके। तो इससे बात साबित हो रही है कि बहुत सारे लोग अब हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे। अगर उनके अंदर ये अलामात आ भी रही हैं तो अपने घरों पे हैं, तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इस मर्ज का जो कर्व है वो नीचे जा रहा है। तो उसकी वजह शायद वो हुकूमत के इक़दामात हैं या जो अवाम की जानिब से जो है वो फॉलो किया जा रहा है। मैं इसमें सिर्फ डॉक्टर कैसार साहब की भी राय शामिल कर लूँ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और ये वजाहत भी करता चलूँ, ये गलत है। 28% अमवात में कमी नहीं आई, 28% कमी आई है उन लोगों में जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, ये बताइएगा सर, ये कितनी खुशाइन बात है जो वफाकी वजीर प्लानिंग ने कहा है कि 28% कमी आई है उन लोगों में जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत होगी। किस तरह देखते हैं जनाब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में बज़ाहिर जो फिगर सरकार की तरफ से आ रही है शायद ऐसे ही हो, और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। लेकिन देखिए, बात सारी ये है कि दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि मैं ENT सर्जन भी हूँ, OPD में पेशेंट भी देख रहा हूँ, क्लिनिक कर रहा हूँ, और 2-4 मरीज रोजाना मैं उसमें से पिक करता हूँ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैं टेस्ट नहीं कराता हूँ, और जब टेस्ट नहीं कराता हूँ तो हुकूमत के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये मैं नहीं करता हूँ, बल्कि पाकिस्तान के मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो अब टेस्ट को एडवाइज नहीं करते, कोरोना का टेस्ट नहीं कराते, बल्कि हम क्लिनिकली उसको सिम्टम देखने के बाद हम ये एडवाइस करते हैं कि आप आइसोलेट हो जाएं, और वो सारे SOPs को फॉलो कराते हैं। और उसके बाद 14 दिन के बाद हम उनसे, बल्कि 10 दिन के बाद हम उनको कहते हैं, जो कि WHO कहती है कि वो फिर किसी को लगा नहीं सकते, हम उनको कहते हैं कि जी आप रिलैक्स हो जाएं, 14 दिन के बाद आप बाहर अपने काम में भी आ सकते हैं। लिहाजा एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये कि बहुत सारे मरीज वो चाहते नहीं है कि उनका टेस्ट हो, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि रिकॉर्ड में आए और उसके बाद फिर हमारे पूरे घर का टेस्ट हो और फिर प्रॉब्लम में फंसे। तीसरी बात यह है कि जितने भी पेशेंट हैं, अब आपने पिछले दिनों देखा कि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े, और जो जिस तरह से टेलीविजन के ऊपर दवाइयों के नाम लिए गए, जो कि मैं बार बार कहता रहा कि जी आप ट्रेड नेम, जो ब्रांड नेम है, खुदारा वो नाम ना ले, ताकि या मेडिकल को पूरा डिस्कस ना किया जाए टेलीविजन पे, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि वो दवाइयां वो घर पे स्टोर कर लिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख लिया, बहुत सारी दवाइयां रख के, पल्स ऑक्सीमीटर, सब कुछ अपना एक कमरे को हॉस्पिटल बनाया गया, और लोग डॉक्टर्स को हायर करके अब घर पे ही करते हैं। जो लोग ये नहीं कर सके वो भी घर पे रखते हैं, और जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि जी अस्पताल मत जाना वरना डॉक्टर्स आपको कोरोना लेबल करके और आपको शायद आपकी बॉडी भी ना दी जाए। तो लिहाजा ये सारी बातें एक ग्राउंड रियलिटी है
जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ केसेस में कमी आ गई है और डेथ में भी कमी आ गई है, जो कि मैं समझता हूं कि इसको देखने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि इससे लोग और भी रिलैक्स हो गए हैं और ईद उल अजहा में ये बहुत चांसेस है कि हम शायद ईद उल फितर की जो हमने गलती की थी उससे हमने सीखा नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि ये जो जानवर हैं वो शहर के अंदर भी बिकने शुरू हो गए हैं और वही तरीकेकार हुआ है जैसे कि कोरोना पिछले साल होता है, जो हमेशा हर साल होता है। कहीं नहीं पता लग रहा है कि शायद हमारे मुल्क में कोरोना है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जिस तरह से गलतियां हुई हैं, हमारे वजीर आजम साहब बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं बात को, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे वजीर आजम की ही बात को समझा जा रहा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा बात को समझे। सिर्फ ये कह देना कि अवाम एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, ये काम नहीं चलेगा, बल्कि आपने एसओपीज पे फॉलो करवाना है, तब जाकर ये मामला। डॉक्टर साहब आप तो ये कह रहे हैं कि ईद उल अजहा पे शायद दोबारा इस तरह की कोई सूरत हाल में देखने को मिले, लेकिन हुकूमत तो फैसला कर चुकी है कि 15 सितंबर को स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल्स में जाएंगे तो आपको लगता है कि ये मर्ज खुदा न खासा फिर एक अपना जोर पकड़ सकता है? ये फैसला आपको ठीक लगता है कि अब हम उस पीक से निकल गए हैं और अब चीजों को रिलैक्स करना चाहिए? नहीं जी, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब हमने 22 जनवरी 2020 को ये हेल्थ अलर्ट जारी किया था पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि एक बीमारी आ रही है, इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्वारंटाइन यूनिट्स, आइसोलेशन यूनिट्स और ये एंट्री पॉइंट पे सारी स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें कही थी, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ हमारे बहुत अच्छे, बहुत कम रहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे सही तरह से हमने मिसमैनेज किया है, हमने सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए और अब फिर हम गलती करने जा रहे हैं। एक बात अच्छी है कि हमने ये सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि उसको रिव्यू करेंगे सितंबर में, तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं या तालीमी इदारे चाहे कॉलेज है, लेकिन इसके बाद एक चीज और बता दूं कि देखिए मैं आपके तवज्जुह से बता रहा हूं कि जो ईद उल अजहा के बाद आपके पास 3 इवेंट्स आने वाले हैं। एक 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, उसके बाद रमजान वो जो है मुहर्रम आने वाला है, उसके बाद 12 रबी अव्वल आ रहा है। हमने अगर इस प्रॉपर मैनेज नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ज्यादा हमें नुकसान होगा। क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का, और इस पर हम भी इजाजत लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाजत, खुदा।